नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्ध्यां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीं। प्रिय छात्रों, मैं अपने चैनल संस्कृत सोम में आपका स्वागत करता हूं। आज हमको जैसा कि संधि का पैटर्न चल रहा है, रोज हम एक संधि पढ़ रहे हैं। स्वर संधि के अंतर्गत आने वाली अगली संधि है अयात संधि। आज हम अयात संधि के विषय में जानेंगे और इसके उदाहरण क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इन सभी विषयों पर हम बात करेंगे। आज की संधि है अयात संधि। अयात संधि देखिए, इसमें लिखा हुआ अय आदि। अय अर्थात चूंकि अय का इसमें कुछ कार्य होगा, इसलिए अय से शुरू किया गया है। बिना किसी कारण के कोई नाम नहीं रखा जाता है, तो अय का कुछ इसमें मुख्य रोल है, इसलिए इस संधि को अयात संधि कहा जाता है। इसके सूत्र पर आते हैं, फिर आगे की बात होगी। एचो अय वा या वाह, अक्सर बच्चे इसको पढ़ने में दिक्कत करते हैं, पढ़ नहीं पाते सुंदर। इसको अगर आप थोड़ा तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे तो कायदे से पढ़ सकते हैं। पहला है एचो अय वा या वाह। एच देखिए, जैसा कि हमने बताया था, महेश्वर सूत्र में सदैव से प्रत्याहारों का काम रहा है, और आप जब भी संधि के सूत्र पढ़ते हैं तो प्रत्याहार की उसमें मुख्य भूमिका रहती है। तो इसमें एच प्रत्याहार आया हुआ है। देखिए, शुरुआत में एच लिखा हुआ है, ठीक। और अगर इसको हम टुकड़ों में बांटें तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है एच, फिर अय, फिर अब, फिर आय और फिर आव। ये क्रमशः इस संधि में लिखा हुआ। अगर इसको हम टुकड़ों में बांटते हैं तो इसकी परिभाषा हमको यहीं से बना लेनी है, कोई परिभाषा अलग से नहीं याद करनी होती है। उस सूत्र को जब हम पढ़ते हैं, उस सूत्र के अंदर ही परिभाषा छिपी रहती है। बस आपको उसके परिभाषा को कैसे निकालना है यह आपको आना चाहिए। लिखा हुआ है एचो अय वा या वाह। यदि परिभाषा कैसे बनाएंगे, यदि एच प्रत्याहार के बाद में, मतलब पहले पूर्व में नंबर एक जो पद है उसमें एच प्रत्याहार का वर्ण हो, एच प्रत्याहार का वर्ण हो, और दूसरे में दूसरा जो पद है, उत्तर पद है, उसमें कोई स्वर आया हो। अब स्वर कोई भी हो सकता है, छोटा आ, छोटी ई इत्यादि, बड़ा आ, बड़ी ई, ये स्वर सारे हैं। अच प्रत्याहार के सारे वर्ण स्वर कहलाते हैं। तो उसके बाद में कोई स्वर आया हो, एच प्रत्याहार के बाद में कोई स्वर आया हो। और एच प्रत्याहार है क्या? एच प्रत्याहार में आप देखें तो इसमें चार वर्ण आते हैं। आप एच प्रत्याहार कहां से बनाएंगे? अयुग के बाद, अयुग छोड़ दीजिए, अयुग में नहीं आता है, ऋलक में नहीं आता है, अयंग में ए आता है, तो ए से शुरू करें, ए ओ आ गया, और ए अय और औ, ये चार वर्ण आते हैं। तो देखिए, उन चारों वर्णों के सब लिखा हुआ है ए, अय, ओ और औ, चार वर्ण है। इन्हीं चार वर्णों का इसमें काम है। और चूंकि हमने पहले शुरुआत में बताया था कि अय से शुरुआत है, इसलिए देखिए यहां पर भी अय लिखा हुआ है। संधि की शुरुआत अय से है, और ये चूंकि पहला अक्षर इसमें से सबको तो लेना संभव नहीं था। अयाद संधि अय और आदि, अय और उसमें आदि यानी कि अन्य अक्षर भी और शब्द भी आने हैं। तो अब देखिए यहां पर हमने कुछ बना रखा है, एच के प्लस स्वर। अगर एच प्रत्याहार के बाद में स्वर आता है तो क्या होगा? ए का अय हो जाएगा, अय का आय हो जाएगा, ओ का अव हो जाएगा, और अव का आव हो जाएगा। ये इस संधि के अंतर्गत आता है। ए का अय का आय, ओ का अव का आव हो जाता है। ठीक है, ये चार वर्ण है। यहाँ पर चार वर्णों को आप देख लीजिए, ए का अय, ओ का अव का आव, ये चार वर्ण हो जाएंगे। बाद में उसके स्वर होना चाहिए, कोई स्वर होना चाहिए। पहले में एच प्रत्याहार का वर्ण और दूसरे में कोई स्वर होना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर कुछ उदाहरण लिखे हुए हैं। चे धन अनम। चे में देखिए आपको ए दिख रहा होगा, तो ए का हमने क्या कर दिया? अय, ए का अय कर दिया। तो जब चे का ए का अय हो जाएगा तो चे चय बन जाएगा, और प्लस अनम, चय प्लस अनम बराबर चयनम बन गया। इसी प्रकार से ने धन अनम, ए का अय हो जाएगा तो नय और नम, नय अनम, नयनम बन गया। उसी प्रकार से नय धन अका, अय आ गया, अय का हम आय कर देंगे तो आय जब बन जाएगा तो नाय धन अका, नायका। उसी प्रकार से गय धन इका, तो ए का अय का आय हो गया तो गाय का, गायिका, सॉरी गायिका, ये स्त्रीलिंग है ना,
अगर अका होता तो गायका बन जाता। इसी प्रकार से पो धन अना, पो धन अना, तो ओ का अ हो गया, ओ का अ हो गया तो बन गया पवना। जब पो में अ, देखिए आप यहाँ पर पो में ओ था, तो हम जब ओ को निकाल लेंगे तो खाली पा रह जाएगा, ओ का हम अव कर देंगे और आगे क्या है अना, अना। ऐसे तो होगा, पा पूरा हो गया, वा में आ जुड़ गया, अना पवना। ठीक इस प्रकार से बनता है। तो पवना, इसी बार भो धन अना, तो भो में से ओ का अव हो गया तो भवनम बन गया। भो, ये देखिए यहां पर भो लिखा हुआ है प्लस अनम, अनम लिखा हुआ है। अब भा को हम ले लेते हैं, अकेला हो गया भा। अब ओ का हमने क्या किया अब, और प्लस अनम। अब भा में आ जोड़ दीजिए, भा पूरा हो गया, वा में आ जोड़ दीजिए, वा पूरा हो गया, अनम भवनम। इस प्रकार से बच्चों बनाना है आपको, भो धन अनम भवनम। उसी प्रकार से प धन अना, औ का आव हो जाता है तो पावना। ओ का आव हो जाएगा, पा में आव जोड़ेंगे तो पाव धन अना पावना। पव धन अका, औ का आव हो जाएगा तो औ का यहां पर आव हो जाएगा आव, तो क्या बन जाएगा पावका। इस प्रकार से कुछ उदाहरण यहां पर थे। चे धन अनम चैनम, ने धन अनम नैनम, नय धन अका नायका, गय धन इका गायिका, पो धन अना पवना, भो धन अनम भवनम, और पौ धन अना पावना, और पौ धन अका पावका। ये कुछ उदाहरण थे, बहुत कठिन नहीं है संधि, लेकिन आपको थोड़ा इसके सिस्टम को समझना आवश्यक है। आप सूत्र से अगर समझते हैं तो आपको संधि बहुत ही आसान लगेगी। लेकिन समस्या ये है कि आप लोग बहसो सूत्र नहीं, कल मैं बच्चों को पढ़ा रहा था, मैंने पूछा कि संधि पढ़नी है तो उसमें मैंने लिखा आकाश सवर्णे दीर्घा, तो कहा गुरुजी समझ नहीं आ रही है। तो समझ में इसलिए नहीं आ रही क्योंकि आपको महसो सूत्र नहीं पता है। महसो सूत्र की जब जानकारी आप कर लेंगे, महसो सूत्र पढ़ेंगे, इसका एक सिस्टम है पढ़ने का। पहले आपको महसो सूत्र पढ़ने हैं, उनको याद कर लेना है। 14 महसो सूत्र हैं, उन 14 महसो सूत्र से 42 प्रत्याहार बने हुए हैं। 42 प्रत्याहारों का ही प्रयोग संधियों में है। उन्हीं प्रत्याहारों के माध्यम से सूत्रों को गढ़ा गया है, बनाया गया है। जब उनका अर्थ आपको पता है, देखिए यहाँ पर एच लिखा हुआ है तो एच एक प्रत्याहार है। तो अगर आपको एच के विषय में ही जानकारी नहीं कि एच है क्या, तो आप संधि को कैसे समझेंगे। इसलिए आप सबसे पहले महसो सूत्र को समझिए, उसके बाद प्रत्याहारों को समझिए, उसके बाद आप संधि पाइए, आपको संधि फटाफट समझ में आएगी। अगर महसो सूत्र और प्रत्याहारों का ज्ञान नहीं है या उनको नहीं समझते तो आपको संधि कैसे समझ में आ सकती है। तो इस प्रकार से ये देखिए एक, और मैं रोज कहता हूँ कि संधि को अगर समझना है तो आपको सूत्र में जो लिखा हुआ है प्रत्याहार, उसका अर्थ आना जरूरी है। आपसे एच कोई कहे तो आपको पता होना चाहिए ए ओ औ, ये 4 वर्ण है इस प्रत्याहार में, और प्रत्याहार बना लेंगे तभी इन वर्णों को समझ पाएंगे। तो इसलिए महसो सूत्र जरूर पढ़ लीजिए संधि, और फिर महसो सूत्र पढ़ने के बाद आप संधि से स्वयं ही अर्थ निकाल सकते हैं। उसके अर्थ निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी, परिभाषा नहीं रखनी है, परिभाषा स्वयं बना लेनी है, क्योंकि सूत्रों के अंतर्गत परिभाषा पहले से ही उपस्थित है। वहां पर आपको सूत्र को समझ लेना है, परिभाषा उसी से निकल आएगी। एक बार फिर से संधि को पढ़ते हैं। अयान संधि सूत्र है एचो ऐ व या वह, एचो ऐ व या वह, एचो ऐ व या वह। इस प्रकार से इसको बोलना है, बच्चे बोल भी नहीं पाते हैं इसको। एचो ऐ व या वह, ये आ है अवग्रह चिन्ह, आ का अवग्रह चिन्ह कहा जाता है। इसको बच्चे एस बोल देते हैं, एस नहीं है, एस नहीं है, आ का अवग्रह चिन्ह है, छोटे आ का अवग्रह चिन्ह है। तो एचो ऐ व या वह, इसको इस प्रकार से बोलना है। तो इसकी परिभाषा है, यदि एच प्रत्याहार के बाद में कोई स्वर आए तो ए का ऐ का आय, ओ का अव, और अव का आव हो जाता है। जिस प्रकार से सारे उदाहरण लिखे होंगे, चैनम नैनम नायका गायिका पवना भवनम पावना पावका इत्यादि। तो आज हमने ये संधि पढ़ी, आपकी लगभग में स्वर संधियां पूरी हो चुकी हैं। एक संधि शायद और भी बची है, वो भी पढ़ानी है, लेकिन ये आपके अंदर स्वर के अंतर्गत आने वाली सारी संधियां थी। दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, और ये आपकी अयान संधि थी। तो आपकी संधियां लगभग पूरी हैं। कल से हम कोई नई संधि पढ़ेंगे,
हो सकता है कल से व्यंजन संधि शुरू करें। तो आप विस्तृत रूप से जानकारी के लिए आप सारी वीडियोस देख लीजिए, जो पुरानी वीडियोस हैं स्वर संधि की, फिर आगे। और चूंकि जब तक आप पुरानी संधियां नहीं पढ़ते हैं, ये स्वर संधियां नहीं पढ़ते, आपको विसर्ग संधि समझ में नहीं आएगी। इसे इसको जरूर पढ़ लीजिए, तभी आप आगे की संधियां समझ पाएंगे। और आपके कोई भी क्वेश्चन अगर होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दिया करिए, मैं उनका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। ठीक, आज के लिए इतना ही। कल हम लोग फिर से एक नई संधि के साथ मिलते हैं और आप पढ़ते रहिए। शुभ रात्रि, धन्यवाद।